हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं जफर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रॉ वर्सेस आईएसआई एक्सपोजिंग सीक्रेट राइवलरी सिंस इंडिपेंडेंस। दूसरा पार्ट है भाई। एक वीडियो का पहला हमने बनाया था, लेकिन पता नहीं चैनल कौन से पर अपलोड किया था, हमें चैनल नहीं मिल रहा। चैनल काफ़ी आजकल ना हिल जुड़ रहे हैं, तो देखते हैं। काफ़ी एक पिछली वीडियो भी इंटरेस्टिंग थी, ये भी एक काफ़ी अच्छी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 14 जनवरी 1983 अमेरिका की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए ने इंडिया पर एक गुप्त इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट पब्लिश किया। इसमें सीआईए ने हमारे बारे में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल खबर लिखी थी। अगर कल को इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है तो उनके कांग्रेस पार्टी में एक इमरजेंसी आ जाएगी, क्योंकि पार्टी में ऐसा कोई लीडर बचा ही नहीं है जो गांधी के बाद गद्दी को संभाल पाए। उनके बेटे राजीव गांधी, जिन्हें इंदिरा गांधी काफी सालों से ग्रूम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी अभी तक उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसी डॉक्यूमेंट को रिसेंटली ही सीआईए ने डिक्लासिफाई किया है, यानी कि पब्लिकली रिलीज किया है, और इसीलिए मैं ये खबर आपको उसी डॉक्यूमेंट से सुना रहा हूं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को गौर से पढ़ोगे ना, तो आपको समझेगा कि 1980s में सीआईए भारत के हर एक कमजोरी पर, खास करके भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पर चील की तरह नजरें गड़ाई हुई थी। हिंदुस्तान में अराजकता यानी कि सिविल डिसऑर्डर कैसे फैलाया जा सकता है, हमारा मिलिट्री बजट कितना है, हम किस देश से किस किस प्रकार के हथियार खरीद रहे हैं, हम कितने जल्दी एक न्यूक्लियर वेपन वाले देश बन सकते हैं, और फाइनली इंदिरा गांधी की सरकार को आखिर गिराया कैसे जा सकता है। सीआईए को तो ये तक खबर थी कि कांग्रेस पार्टी का बंटवारा ही इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी दुखती नब्ज है, जिसका फायदा सीआईए उठा सकता है हिंदुस्तान में तख्ता पलट करवाने के लिए। लेकिन अपने से 13,000 किलोमीटर दूर भारत देश की प्रधानमंत्री पर यूएस की इतनी क्यों रुचि है? कहीं सीआईए इंदिरा गांधी की हत्या की तैयारी तो नहीं कर रहा था? 1980s में सीआईए ने यह डॉक्यूमेंट रिलीज किया, और उसके कुछ ही सालों बाद 1984 में पंजाब के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। जर्नैल सिंह भिंडरावाले, पंजाब के खालिस्तान आंदोलन के एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ने करीब 200 ट्रेन मिलिटेंट्स के साथ गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया। क्योंकि सिख स्वरूप को खत्म करने वाली बहुत हुकूमत हो गुजरियां, इन्हें भी उस तरह चली जाना। रॉ के चीफ आर.एन. काउ के हिसाब से इसी दौर में पाकिस्तान ने अपने 1000 हाईली ट्रेन्ड स्पेशल फोर्सेस कमांडोज, एसएसजी कमांडोज को पंजाब में डिप्लॉय कर दिया था, सिर्फ ताकि भिंडरावाले को अपने मकसद को अंजाम देने में कोई कसर ना बाकी रहे। एसएसजी का मतलब आप सोचो, हमारे मार्कोस, गरुड़ और पैरा एसएफ कमांडोज के बराबर के लेवल के, जो एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस के लिए ट्रेन होते हैं, वो कमांडोज। पॉलिटिकल साइंटिस्ट हाइन जी केसलिंग, जो 10 साल पाकिस्तान में रह के आईएसआई और सीआईए के क्लोज रह चुके थे, You know already I lived and worked in Pakistan for 13 years. उन्होंने अपनी किताब द आईएसआई ऑफ पाकिस्तान में क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि इन खालिस्तानी मिलिटेंट्स के पास आईएसआई और सीआईए के सपोर्ट से ऐसे सोफिस्टिकेटेड एलएमजीज, आरपीजीज और तो और AK-47 असॉल्ट राइफल्स तक आ चुके थे, जो खुद हमारे इंडियन फोर्सेस के पास तक नहीं थे। भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल पर पूरी तरीके से अपना कब्जा करके वहां पर कंक्रीट बंकर्स और स्नाइपर नेस्ट बना रखे थे। 1 जून 1984 को इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन इसके बावजूद जब बीबीसी के एक रिपोर्टर ने भिंडरावाले से कुछ दिन पहले सवाल किया कि आप ये जो कर रहे हो, इसके लिए आप पर जल्दी इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, तब आप क्या करोगे? तो जानते हो उनका जवाब क्या था? तो मैं भिंडरावाले से कहा ना, जो कुछ आप कर रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा कि आपके सामने कोई एक्शन होगा। तो उन्होंने मुझे बड़े सादगी से कहा कि अरे क्या एक्शन होगा, तो मालूम नहीं है। उन्होंने छत से मुझे इशारा करके देखा कि देखो, वो देखो सामने एक खेत है, 7-8 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ पे बॉर्डर है, और हम पीछे से निकल के आराम से बॉर्डर पार करके उधर चले जाएंगे, और वहाँ से फिर हम छापामार युद्ध करेंगे। बीबीसी के रिपोर्टर खुद कह रहे हैं कि उन्हें बड़ी हैरानी थी कि भिंडरावाले खुद एक रिपोर्टर से इतनी बेबाक बातें कर रहे थे, बिना डरे कि ये रिपोर्टर इस न्यूज को पब्लिश भी कर सकते हैं। बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने मुझे बताया, और मुझे ये हैरानी थी कि ये शख्स मुझे ये सब कुछ बता रहा है और ट्रस्ट कर रहा है। उसने मुझसे ये भी नहीं कहा कि तुम इस बात को छापोगे नहीं। तो जाहिर सी बात है, भिंडरावाले को किसी स्ट्रॉन्ग फोर्स का हैवी सपोर्ट था,
और यह सपोर्ट था पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का। लेकिन फिर आखिर CIA इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहा था? US जैसे एक सुपर पावर की सबसे एलीट एजेंसी इंडिया और पाकिस्तान जैसे दो गरीब देशों की जंग में क्यों इतनी इंटरेस्टेड थी? ये बात समझने के लिए ना हमें कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करके 1971 के दौर में जाना होगा, जब इंडिया ने US को एक जंग में हरा के पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया था। लेकिन वो कहानी समझने से पहले मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके बारे में इलॉन मस्क, जेफ बेजोस से लेकर मार्क जकरबर्ग तक सारे विजनरीज हमें वार्न करते आ रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, मार्केटिंग, टेक, सेल्स, HR या ऑपरेशंस, आपकी जॉब जल्द ही खतरे में आ सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है, और ये हमने हमारे ऑफिस में भी देखा है, कि AI इफ यूज करेक्टली कैन एक्चुअली मेक यू मोर एफिशिएंट, हेंस इररिप्लेसेबल। और इसीलिए AI स्किल्स को सबके लिए और ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए एक 3 आवर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग डिजाइन किया गया है, जिससे आप एक AI मास्टर बन सकते हो। ऐसी ट्रेनिंग यूजुअली पेड होती है, लेकिन हमारे पहले 1500 व्यूअर्स के लिए ये बिल्कुल फ्री रहेगी। इस ट्रेनिंग में आप सीख सकते हो इनन्यूमरस प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, जैसे AI को लेवरेज करके जॉब्स कैसे लैंड करें, सैलरी अपने एडवांटेज में नेगोशिएट कैसे करें। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो AI की मदद से आप बिजनेस स्ट्रैटेजीज कैसे फ्रेम कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स डेटा को मिनट्स में कैसे एनालाइज कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, AI से आप अपना खुद का एक ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हो। इस वर्कशॉप में ऐसे 25 पावरफुल AI टूल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी विद आफ्टर सेशन एक्स्ट्रा टूल्स एंड रिसोर्सेज, जिससे आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, यू कैन डेफिनेटली बिकम मोर एफिशिएंट एट योर जॉब। आई पर्सनली फील अभी एकदम सही टाइम है AI स्किल्स को सीख के अपने करियर को बूस्ट करने का। इस वर्कशॉप से 1 मिलियन लोग एक्चुअली ये कर भी चुके हैं। सो डेफिनेटली कंसिडर चेकिंग इट आउट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और पिन कमेंट्स में भी। सो रजिस्टर एंड जॉइन देयर WhatsApp ग्रुप फॉर रेगुलर अपडेट्स। और अब वापस से लौट आते हैं हमारे मेन वीडियो पर। इस वीडियो के पहले पार्ट ISI वर्सेस रॉ पार्ट 1 में हमने जाना कि ISI की शुरुआत कैसे एक ब्रिटिश ऑफिसर मेजर जनरल कॉथॉर्न ने की थी, और शुरुआत के कई सालों तक ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी M15 और M16 ने ISI को हेवी फंड्स दी, उन्हें ट्रेन करके रॉ के खिलाफ खड़ा किया। रॉ ऑन दी अदर हैंड ISI के जन्म के 20 सालों बाद पैदा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद हमने ISI के कई ऑपरेशंस जैसे ऑपरेशन गिब्राल्टार, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज और ऑपरेशन सर्चलाइट को काउंटर किया। उल्टा रॉ ने बांग्लादेशी फोर्सेस से बनी मुक्ति, मुजीब और कादिर बहिनी को ट्रेन करके ईस्ट पाकिस्तान पर एक 3 फ्रंट अटैक लॉन्च कर दिया था, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कर दिया और ISI के हर एक प्लान को कांटे की टक्कर दी। अब इस जंग से एक तरफ हम जीत तो गए, लेकिन दूसरी तरफ हमने एक दुश्मन पाल लिया था, CIA। एक्चुअली में 1971 का वॉर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं, बल्कि असली जंग तो USA और USSR के बीच लड़ी जा रही थी, द इनफेमस कोल्ड वॉर, जिसमें जाहिर है US का अंधा सपोर्ट था पाकिस्तान को। इसीलिए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में 11 दिसंबर 1971 के दिन US ने अपनी नेवी की 7th फ्लीट के साथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉरशिप 75,000 टन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज को पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन के लिए डिप्लॉय कर दिया था। US का सिर्फ एक ही मकसद था, इंडिया को अपनी मिलिट्री माइट दिखाकर डराना, धमकाना, ताकि इंडिया ईस्ट पाकिस्तान से अपने फोर्सेस को रिट्रैक्ट करवा ले। लेकिन इस बार हमें इस जंग में US के इन्वॉल्वमेंट की भनक पहले से ही लग चुकी थी, और इसीलिए इसके बस 2 दिन पहले 9 अगस्त 1971 के दिन इंडिया ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली USSR के साथ ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन कर लिया था, जिससे अब हमारे पास भी सोवियत का स्ट्रॉन्ग बैकिंग था। जैसे US के वॉर वेसल्स इंडियन ओशन रीजन में पहुंचे, USSR ने भी अपने मिसाइल क्रूजर्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और तो और एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तक डिप्लॉय कर दिया US के स्वागत में। अब इसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है। पाकिस्तान US बैक्ड होने के बावजूद भी उनके पास इंडिया के सामने हार मान के सरेंडर करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा। बट पाकिस्तान के अलावा US के लिए भी ये एक बहुत ही बड़ा हार था ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। इनफैक्ट हार से भी ज्यादा 1971 वॉर US के लिए ग्लोबल एम्बैरेसमेंट बन गया था, और इसीलिए नाउ दिस वॉर हैड बिकम पर्सनल फॉर USA। इसी वजह से बांग्लादेश लिबरेशन के बाद जंग के मैदान में ISI अकेले नहीं खड़ा था, बल्कि इस बार ISI के पीछे खड़ा था CIA भी। दोनों का भी मकसद सिर्फ एक था, एलिमिनेशन ऑफ रॉ।
और इंडिया पर पहला वार करने के लिए आईएसआई ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश को अपना निशाना बनाया। देखो, किसी भी जंग में ना जीत सिर्फ ऑपोजिशन की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके ही नहीं, बल्कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना के भी की जाती है। और इस बार इंडिया के केस में आईएसआई और सीआईए ने एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने सबसे पहले इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश थे ना, उन सब में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भरकर चारों तरफ से इंडिया को आइसोलेट करने की कोशिश की। ये इतना स्ट्रेटेजिक मूव था कि आप सोचोगे नहीं, जिस बांग्लादेश पर हजारों लाखों की तादाद में रेप्स, मर्डर्स, मास जेनोसाइड हो रहा था, जिस देश को बस कुछ ही साल पहले इंडिया ने आजाद करवाया था, वही बांग्लादेश अब अपने ही रक्षक हिंदुस्तान का जानी दुश्मन बनता जा रहा था। 15 अगस्त 1975 सुबह 3 से 5 बजे के बीच बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर और फर्स्ट प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान के घर में कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने घुसकर ओपन फायरिंग शुरू कर दी। शेख मुजीब की उनके घर के सीढ़ियों में ही हत्या कर दी गई और उनके साथ उनकी बीवी, उनका भाई, उनके 3 बेटे और भी कई रिश्तेदारों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया गया। इस पूरे हादसे में कम से कम 40 लोग घायल हुए, लेकिन हाँ, फॉर्चुनेटली शेख मुजीब की 2 बेटियां इससे बच गई, शेख हसीना और शेख रेहाना, जो उस दौरान अपनी एजुकेशन के लिए अब्रॉड में सेटल्ड थी। Only 15 days ago, my sister and myself, we left the country. 15th August in the morning, we heard this news. My father was assassinated, but we didn't know that all the family members were. इस मिलिट्री कू के बाद आईएसआई ने जनरल जियाउर रहमान को बांग्लादेश का नया प्रेसिडेंट बना दिया, जो जाहिर है कंप्लीटली एंटी इंडिया था। उन्होंने सबसे पहले बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन से शेख मुजीब के सेक्युलरिस्ट वैल्यूज को हटा के बांग्लादेश को एक प्योर इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि जब वहां मुसलमानों की आबादी 90% से ज्यादा हो गई है, तो फिर बांग्लादेश को धर्मनिरपेक्ष रहने की क्या आवश्यकता है। और इनके ही कार्यकाल में बांग्लादेश हिंदुस्तान से दूर जाते हुए इस्लामिक देशों से नजदीकियां बढ़ाने लगा। कहने का मतलब यह है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा एलाई बांग्लादेश, जिसे खुद इंडिया ने ही जन्म दिया था, लेकिन अब वो इंडिया का दोस्त नहीं रहा। इसके 4 साल बाद आईएसआई और सीआईए ने इंडिया पर दूसरा हमला किया। अफगानिस्तान उन कुछ चुनिंदा इस्लामिक देशों में से था जिसके शुरुआत से ही इंडिया के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे। एक तो दोनों देशों के बीच हिस्टोरिकली ही ट्रेड टाइज स्ट्रॉन्ग थे, ऊपर से इंडिया वो इकलौती साउथ एशियन कंट्री थी जो सोवियत अफगान वॉर के बाद यूएसएसआर बैक्ड मोहम्मद नजीबुल्लाह की रॉयल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करती थी। दोनों देशों के बीच 1950 से ही एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन हो रखी थी, जिस वजह से इंडिया और अफगानिस्तान वर लाइक क्लोज एलाइज। और इसी दोस्ती को सीआईए बैक्ड आईएसआई किसी भी हालत में तोड़ना चाहता था। सीआईए ने लॉन्च कर दिया अपना अब तक का लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कोवर्ट ऑपरेशन साइक्लोन, जो पूरे 13 सालों तक चला। इन 13 सालों में सीआईए ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को $3 बिलियन का फंडिंग दिया, उन्हें FIM-92 जैसे हाईली एडवांस सरफेस टू एयर स्टिंगर मिसाइल्स दिए और सेबोटाज ऑपरेशंस और गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स जैसे सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री ट्रेनिंग्स दी। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों में नाजिबुल्लाह गवर्नमेंट वीक पड़ गई और फिर पावर में आई अफगानिस्तान की नई आईएसआई बैक्ड एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट तालिबान, जिन्होंने पहली बार एस्टैब्लिश किया द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। और इसीलिए आईएसआई और सीआईए के स्ट्रेटेजिक मूव से ये गवर्नमेंट हेवीली इन्फ्लुएंस थी वहाबी और देवबंदी जैसे इस्लामिक आइडियोलॉजीज के रेडिकल इंटरप्रिटेशन से, और इसीलिए इन्होंने पूरे अफगानिस्तान पर शरिया कानून लागू कर दिया। और अब आप इमेजिन कर ही सकते हो कि इतनी अल्ट्रा कंजर्वेटिव मिलिटेंट गवर्नमेंट का इंडिया के प्रति क्या ही स्टैंस होगा। और इसीलिए आईएसआई और सीआईए के स्ट्रेटेजिक मूव से इंडिया ने अपना इकलौता इस्लामिक एलाई अफगानिस्तान भी खो दिया था। उल्टा आगे तो चल के अफगानिस्तान का इस्तेमाल करके आईएसआई ने द इनफेमस IC-814 प्लेन की हाईजैकिंग भी करवाई थी और फ्लाइट को बड़े ही कॉन्फिडेंस में अफगानिस्तान के जमीन पर उतारा और तालिबान ने भी इसमें उनकी मदद की। आईएसआई ने फिर श्रीलंका, म्यांमार और भूटान जैसे देशों के रिबेल्स को भी फंड किया और उन्हें ट्रेन करके उन्हें नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसीज में डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उन रीजन्स में भी इंडिया मिलिटरीली ऑक्यूपाइड हो गया। अब जब आईएसआई इंडिया के नेबरिंग देशों में इतनी तबाही मचा सकता है, सीआईए के मदद से वो सरकारें गिरा सकता है, तो क्या यही आईएसआई अपने सबसे कीमती कोहिनूर हीरे
कश्मीर की घाटी को छोड़ेगा क्या, जिसके लिए ही तो ये पूरी लड़ाई की शुरुआत हुई थी। और इस बार तो कश्मीर को जीतने के लिए आईएसआई के पास सिर्फ ब्रिटेन का ही नहीं बल्कि अमेरिका का भी सपोर्ट था, और दुगना सपोर्ट मतलब दुगनी फंडिंग। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मेंशन्ड है कि सीआईए ने आईएसआई को $8 बिलियन की हेफ्टी फंडिंग दी थी, जिसको पाकिस्तानी पीएम परवेज मुशर्रफ ने भी ओपन मीडिया में छाती ठोक कर एडमिट किया है कि हाँ, उन्होंने इस यूएस एड्स को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इनफैक्ट उसी दौर में जब इंडिया को ग्लोबली आइसोलेट किया जा रहा था, तब सीआईए आईएसआई के साथ इस लेवल पर इंडियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया था कि दिल्ली के यूएस एम्बेसी के बाहर इंडियंस ने एंटी सीआईए प्रोटेस्ट तक लॉन्च कर दिए थे। मतलब शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि एक देश की जनता दूसरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ प्रोटेस्ट लॉन्च कर रही हो। उस वक्त पंजाब के सीएम, ओडिशा के सीएम और खुद कश्मीर के सीएम सब ओपन मीडिया के सामने एक ही बात क्लेम कर रहे थे कि उनके पास डेफिनेट इंटेल है कि सीआईए उनके राज्यों में नक्सलवाद और आतंकवाद को सपोर्ट कर रही है, उनकी सरकारें गिराने के लिए। सो इस बार सीआईए के सपोर्ट, फंडिंग और इंटेल के साथ आईएसआई ने दोबारा से इंडिया पर लॉन्च कर दिया अपना मिशन ऑपरेशन K2। इस मिशन का मकसद, भारत ने हमसे हमारा एक राज्य ईस्ट पाकिस्तान छीना है, तो हम उसके बदले में भारत से उसके 2 राज्य छीन लेंगे, कश्मीर और पंजाब। इस वीडियो के पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का 1965 का ऑपरेशन गिब्राल्टार फेल ही इसीलिए हुआ था क्योंकि पीओके से अंदर घुस रहे इन्फिल्ट्रेटर्स को इंडियन आर्मी ने और कश्मीरी लोकल्स ने पकड़ लिया था। लेकिन इस बार आईएसआई वही गलती नहीं दोहराना चाहता था और इसीलिए स्पेशली कश्मीर के लिए उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन टुपाक। कश्मीर घाटी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 19 जनवरी की रात को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जिनमें से कुछ मिलिटेंट्स ने कई कश्मीरी पंडितों के घरों को आग लगा दी। इस मिशन के तहत आईएसआई ने कश्मीर में लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, अल्लाह टाइगर्स जैसे डजन भर से भी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया। पर 1980s में इन ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया पर 1980s में इन सभी में से सबसे फोरफ्रंट पर था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ऑल्सो नोन एज JKLF, जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ अमानुल्लाह खान को आईएसआई के टॉप ऑफिसर्स ने पर्सनली हैंड सिलेक्ट करके रिक्रूट किया था। इमेजिन, JKLF के साथ इन सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा करके आईएसआई का प्लान था कि वो कश्मीरी यूथ को ब्रेन वॉश करके उन्हें इन टेररिस्ट ग्रुप्स में रिक्रूट कर लेंगे और फिर इन्हीं के जरिए पूरे कश्मीर घाटी में टेररिज्म को फैलाएंगे, उसे अनस्टेबल बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, आईएसआई का ये ऑपरेशन टुपाक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रहा। क्या आप जानते हो अब तक कश्मीर में 70,000 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं, 70,000 टेररिस्ट अटैक्स। 1980s से लेकर 1990s तक इन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कश्मीर में प्रॉपर शरिया कानून तक लागू कर दिया था। इसके बाद बारी थी ऑपरेशन टुपाक के फेज नंबर 2 को लॉन्च करने की, द कश्मीरी पंडित मैसेकर। हजारों पंडितों को घर से बेघर कर दिया गया है। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। कश्मीर के बच्चा बच्चा कहेगा आजादी आजादी। 14 अप्रैल 1990 ये वो दिन था जिसकी मोहलत वहां के पंडितों को दी गई कश्मीर छोड़कर भाग जाने के लिए। पूरे श्रीनगर में हिट लिस्ट लग गई है। लिखा है कि 1 महीने में कश्मीर से चले जाओ वरना गोली मार देंगे। लेकिन जो नहीं भाग पाए उनके साथ क्या हुआ? कश्मीरी पंडितों पर हो रहे जेनोसाइड की खबरें आने लगी। करीब 3.5 लाख कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ के वहां से भाग गए। हजारों की तादादों में कश्मीरी औरतों का रेप हुआ, लोगों को मारा गया, बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं बख्शा गया। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हिंदुस्तान के इतिहास में लगा एक बहुत बड़ा दाग है जिसे हम आज तक भुला नहीं पाए हैं, और ये सब के पीछे आईएसआई का ऑपरेशन टुपाक ही था। अब ऑपरेशन टुपाक के अलावा ऑपरेशन K2 का दूसरा फेज मिशन खालिस्तान को तो हमने ऑलरेडी कहानी की शुरुआत में डिस्कस कर दिया था, लेकिन अब अगर हम इंडिया से थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो हमारी स्थिति उस समय बद से बदतर हो गई थी।
एक तरफ हम पर खालिस्तान और जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकवाद का खतरा था, तो दूसरी तरफ इंडिया के सारे फॉरेन एलाइज एंटी इंडिया बनते जा रहे थे। आईएसआई और सीआईए ने मिलकर लिटरली इंडिया को एक रिंग ऑफ फायर में घेर लिया था। इंडिया को बाजी पलटने की बिल्कुल जरूरत थी, बट इंडिया अगर चाहता तो भी ये कैसे कर पाता? वेल, पिक्चर में एंट्री होनी बाकी थी आज के हमारे इस वीडियो के मेन हीरो की। इस पूरे दौर में जब जब आईएसआई या सीआईए कोई भी एंटी इंडिया ऑपरेशन प्लान भी कर रहा होता था, रॉ को उस बात का इंटेल ऑलरेडी मिल चुका होता और इसीलिए उनके हर एक वार पर रॉ का भी एक पलटवार तैयार होता। स्पेशली पाकिस्तान के केस में तो रॉ ने आईएसआई के प्यादों से लड़ने के बजाय सीधे उसके राजा को ही चेकमेट कर दिया। यस, assassination of Zia ul Haq, the mastermind of ISI's Operation Tupac। और उसके पीछे की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। 1988 में खबर आई कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिया उल हक और उनके साथ यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान आर्नोल्ड ल्यूइस राफेल की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। लेकिन ये खबर सही थी, मगर ये सिर्फ आधी सच्चाई थी, क्योंकि इसके कई सालों बाद टर्किश न्यूज को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जिया के बेटे एजाजुल हक ने खुद ये रिवील किया कि रॉ ने मुसाद के साथ मिलकर एक पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिसर को हायर किया था, जिसने प्लेन में मौजूद कुछ मैंगो क्रेट्स में बॉम्ब को प्लांट कर दिया था। There was an Air Force officer who was arrested for espionage. He was working as a spy, espionage for Pakistan, against Pakistan. And he was in the Air Force. सिमिलर क्लेम यूएस एम्बेसडर इन इंडिया जॉन डीन ने भी पब्लिकली किया था कि जिया की डेथ कोई प्लेन एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड असैसिनेशन था, जिसको रॉ ने केजीबी और मोसाद के साथ मिलकर प्लान किया था। और भूलो मत, इस हादसे में यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान की भी मौत हुई थी, जो आईएसआई के साथ सीआईए के लिए भी एक मुंह तोड़ जवाब था। सो एक तरफ जहां आईएसआई पंजाब और कश्मीर में ही उलझी हुई थी, रॉ ने इस पूरे मिशन के ब्रेन चाइल्ड जिया उल हक पर ही अपना निशाना साध दिया। रॉ ने अपना अगला हमला किया एक ऐसे राज्य पर जो पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 50% हिस्सा है, बलूचिस्तान। जैसे आईएसआई ने बराबर इंडिया की दुखती नब्ज पंजाब को पकड़कर वहां पर सेपरेटिज्म को भड़काया, ठीक वैसे ही रॉ ने भी पाकिस्तान के बलोची रिबेल्स यानी बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। रॉ ने बलोची रिबेल्स को हथियार दिए, उनको ट्रेनिंग कैंप्स खोल के दिए और हर मेंबर को यूएस डॉलर में सैलरीज देकर आईएसआई के खिलाफ हायर कर लिया। अगेन रॉ की ये स्ट्रैटेजी भी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रही। इनफैक्ट आज तक बीएलए ने पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा हुआ है। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. 2023 में अकेले बीएलए ने ही पाकिस्तान में 162 अटैक्स किए, जस्ट आस्किंग फॉर अ सेपरेट नेशन फ्रॉम पाकिस्तान। इसके अलावा रॉ की सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रैटेजी थी आईएसआई के इस रिंग ऑफ फायर को रॉ ने कुछ ही सालों में एक नेकलेस ऑफ फ्रेंडशिप में बदल दिया। सबसे पहले तो रॉ ने अफगानिस्तान के तालिबान से लड़ने के लिए सीधा उनकी जमीन ही छीन ली। देखो, रॉ ने ना काफी पहले से ही अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले 3 अफगानी मिलिटेंट्स अहमद शाह मसूद, अब्दुल जलील और मिर्जा मुराद रुस्तम को रिक्रूट कर लिया था। फिर जब तालिबान ने कांदाहार के IC-814 हाईजैकिंग के वक्त आईएसआई की मदद की थी, तो इसके रिटेलिएशन में अगले ही साल यानी कि साल 2000 में रॉ ने मसूद की फोर्सेस को मदद करके तालिबान कंट्रोल्ड इन सारे प्रोविंसेस को कैप्चर कर लिया। बस इस एक इंसिडेंट के बाद तालिबानी सरकार का स्टैंड कंप्लीटली चेंज हो गया। 2001 में ही तालिबान ने ओपनली स्टेटमेंट दिया कि उसको कश्मीर मैटर में पढ़ना ही नहीं है ना, वो इंडिया पाकिस्तान का इंटरनल इशू है, उसे तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखने हैं। और आज यही तालिबान के हमारे साथ कैसे रिश्ते हैं और पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते हैं, ये तो सारी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। दोस्त का मतलब होता है भाई भाई। हमारा दुश्मन है, उस तरफ फिर मारो, इस तरफ भी मारता है। फिर बारी थी नेपाल की। याद है, नेपाल के राजा महेंद्र ने उनकी जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने दी थी, और इस बात के लिए तो रॉ ने नेपाल के राजा को ही बदल दिया। रॉ ने तख्ता पलट करवा के वहां पर नेपाली कांग्रेस की सरकार को पावर में ला दिया। इस ऑपरेशन पर वैसे मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो अगर आप उसे डिटेल में देखना चाहेंगे तो आप यहां पर वीडियो के बाद आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। अब 1996 में रॉ ने बांग्लादेश के अंदर भी एक बढ़िया गेम खेला।
रॉ शेख हसीना की प्रो इंडिया गवर्नमेंट अंदर लेके आ गई। I feel it's people's victory. People fought for their voting right. म्यांमार के रिबेल्स को काबू करने के लिए रॉ ने ऑपरेशन लीच लॉन्च करके सीधे मिलिटेंट्स के लीडर को ही पकड़ लिया। ऐसे ही जिन जिन देशों में CIA और ISI ने मिलकर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स या एंटी इंडिया गवर्नमेंट लाने की कोशिश की थी, रॉ ने उन कू अटेम्प्ट्स को फेल करके उन सारे देशों में प्रो इंडिया गवर्नमेंट स्थापित कर दिया। मॉरिशस में ऑपरेशन लाल डोरा करवा के PM अनिरुद्ध जगनॉथ को प्लेस कर दिया गया। मालदीव्स में ऑपरेशन कैक्टस से रॉ ने मोहम्मद गयूम की सरकार बचाई। शेचिलीज में ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग करके रॉ ने एल्बर्ट रेनी के खिलाफ हुए कू अटेम्प्ट को रोक दिया। और इसीलिए रॉ के इन सारे ऑपरेशंस के बाद अब इंडिया को जूम आउट करने पर मैप कुछ ऐसा दिखने लग गया था। अच्छा, पूरे देश में ना बढ़ते खालिस्तानी और कश्मीरी आतंकवाद को काबू में लाने के लिए रॉ ने काफी यूनिक दाव खेला। रॉ ने 2 टीमें बनाई और उन्हें पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉय कर दिया, टीम X और टीम J। ये टीम्स ISI के हर अटैक को ईंट का जवाब पत्थर से देने लग गए और काइंड ऑफ इन अ वे पाकिस्तान के हाथ को कसने लग गए। अब इसमें भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो को कवर कर लिया है, जो आप यहाँ पर आई बटन दबाकर देख सकते हो। बट एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो रॉ ने लिटरली ISI को रुला दिया था। लिटरली ISI चीफ हमीद गुल ने जॉर्डेनियन किंग हसन बिन तलाल के सामने हाथ जोड़कर कहा कि प्लीज आप इंडिया को समझाओ कि इसके आगे हम भारत पर एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं करेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करेंगे, बस आप पाकिस्तान में हो रहे अटैक्स को किसी भी तरीके से रुकवा दो। लेकिन इन सारे ऑपरेशंस में से रॉ की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी ना, वो थी ISI और उसके दूसरे बिगेस्ट सपोर्टर के बीच ही दरार ला देना। ISI वर्सेस रॉ से ISI वर्सेस CIA करवा देना। यस, ये एक्चुअली में पूरी कहानी का एक बहुत ही अहम पड़ाव था, जिसके बाद वही CIA जो अंधाधुन ISI को फंडिंग, ट्रेनिंग्स, यहां तक कि इंटेल प्रोवाइड कर रही थी, उसी CIA ने पाकिस्तान को ग्लोबली FATF में ब्लैकलिस्ट करवा दिया एज अ टेररिस्ट नेशन। 11 सितंबर 2001 6:16 रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट ने हाईजैक प्लेन्स को US के ट्विन टावर्स, पेंटागन और पेनिसिल्वेनिया फील्ड में क्रैश करवा दिया। करीब 3000 मासूम अमेरिकन मारे गए और इस पूरे अटैक के पीछे था एक शख्स, ओसामा बिन लादेन, फाउंडर ऑफ अल-कायदा। तो जाहिर है US ओसामा को किसी भी हालत में ढूंढने के लिए बेताब थी, लेकिन ISI ने ओसामा को अपने ही देश में छुपा के रखा हुआ था। अब इसी दौरान इलियास कश्मीरी नाम का एक टेररिस्ट था जो ओसामा से काफी क्लोज था और वो एबटाबाद पाकिस्तान में जाके उससे अक्सर मिलते भी रहता था और ये टिप रॉ के हाथ लग चुकी थी। रॉ ने फिर चुपचाप ये इंटेल US को दे दिया और उसके बाद की कहानी तो हम सभी जानते हैं। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. लेकिन हाँ, इसके बाद CIA और ISI के रिश्ते वापस से कभी भी उतने गहरे नहीं हो पाए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं CIA भी ये समझ चुकी थी they can't keep snakes in their backyard and expect them to only bite their neighbors. We will give the Pakistani government a chance to cooperate and to participate as we hunt down those people who committed this unbelievable, despicable act on America. ये ISI और उसके हजारों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अब धीरे धीरे US के गले का वो फंदा बनते जा रहे थे। सो इसी हादसे के बाद US का पाकिस्तान के लिए सपोर्ट कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होते चला गया। लेकिन अगर ISI वर्सेस रॉ की हम बात करें तो यार ये जंग अब तक जारी है और मेरे हिसाब से तो ये तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान जिंदा रहेगा और उसके कश्मीर को पाने की ये नाकाम कोशिशें भी जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हालत कैसे हो गए हैं आज। सो ऐसे में अब आप ही मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में कि आपके हिसाब से पाकिस्तान को इस जंग के मैदान में अभी भी टिके रहना चाहिए क्या पाकिस्तान को वो जितनी फंडिंग अपनी ISI और अपने मिलिट्री को दे रहा है उतनी फंडिंग अपने देश के डेवलपमेंट में नहीं लगाना चाहिए क्या? इस 2 एपिसोड की सीरीज को बनाने में काफी मेहनत लगी है। तो अगर आपको ऐसे डिटेल्ड इन डेप्थ डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस पसंद आते हैं तो नीचे कमेंट करके यू कैन लेट मी नो कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। जाने से पहले लेट अस ऑल गिव अ ह्यूज
वाकई यार बहुत एक कमाल की सर ने एक वीडियो बनाई है, और दूसरा पार्ट का हम भी वेट कर रहे थे कि एक चीज़ एक हमें डिटेल में ज़रूर मिले। अब बात करें ना भाई एक आईएसआई की और एक रा की, तो ये एक खुफिया भाई एक एजेंसी एक इंडिया और पाकिस्तान की एक हम स्टार्ट से ही भाई जो एक हमारा एक शुरुआत हुई थी ना, हम तब भी एक अमेरिका की जा गोद में बैठ गए थे। चाहे हमारा जो भी एक अदारा है ना, वो एक इस होप पर था कि हमें कुछ ना कुछ एक सपोर्ट मिलती रहे। अब जो चीज़ें एक इंडिया में एक एक्टिविटी हुई है ना, एक जैसे एक मतलब कि खालिस्तान को सपोर्ट करना, तो इसमें एक खुला था, एक पाकिस्तान इतनी सपोर्ट नहीं कर सकता। इसके पीछे भी एक अमेरिका का एक हाथ था, और एक अमेरिका चाहता था कि इस चीज़ को एक दबाया जाए। और अमेरिका में एक जो भी एक प्राइम मिनिस्टर आया ना, उसका यही एक सीन बनता रहा कि हम कंट्रियों को एक दबा कर रखें, एक जो भी कंट्री है ना वो एक हमारे अंडर एक आ जाए और हम उस पर एक राज करें। आज के ही एक ट्रंप का एक स्टेटमेंट है, उसने एक खुल्लम खुल्ला बोला है कि एक गाज़ा को आप साफ़ कर दें और मतलब कि छोड़ दें। एक नेतन्याहू ने भी बोला है कि एक आपके पास हफ्ते का टाइम है, सब चीज़ें एक आप ख़त्म कर दें और इधर से एक निकल जाएं। तो ये एक होता है एक चीज़। अब ये चीज़ अगर पीएम मोदी जी बोल दें या एक पुतिन बोल दे या कोई और वर्ल्ड लीडर बोल दे, तो उसको एक डिक्टेटरशिप का एक नाम दे दिया जाएगा और ऐसे एक हाईलाइट किया जाएगा कि जैसे एक बड़ा ही एक डिक्टेटरशिप है। लेकिन अमेरिका पर किसी ने एक सवाल नहीं उठाया कि आपने ऐसा क्यों किया। और अब जब से एक स्टेटमेंट आई है ना, तब से एक छोटी छोटी कंट्रियों को एक चिंता पड़ गई है कि हम क्या करेंगे कल को, अगर एक हमारे साथ ऐसा सीन हो जाता है तो इस चीज़ को तो एक हम नहीं एक बर्दाश्त कर सके। अब वही एक दूसरी अब बड़ी कंट्रियां, अब एक इंडिया है, एक न्यूक्लियर पावर है, एक अच्छी एक आर्मी है, तो इस पर कभी वो एक कोई स्टेटमेंट नहीं देगा एक बड़ी कंट्री, चाहे अमेरिका हो चाहे एक जो भी हो जाए। अब जो मकसद था ना एक खुफिया एजेंसी को पालना, वो एक ये था कि मतलब कि जो साथ साथ चीज़ें हैं ना ये एक ठीक ठाक चलती रहे। लेकिन जब भी ये काम ख़राब होता है ना भाई, एक ऊपर वाला आप जिस कंट्री में साजिश कर रहे होते हैं वो आपको एक डायरेक्ट हिट नहीं करता, वो ऐसे ऐसे ग्रुप एक तैयार करता है आपकी कंट्री में, आपके एक पड़ोस में, के वो ही आपको एक हिट करते हैं। पीछे एक फंडिंग के तौर पर एक चीज़ें इस्तेमाल होती है। अब एक इतनी एक इंटेलिजेंस हो गई थी ना एक रॉ की के एक हमारे इधर जो खुफिया एक ऑपरेशन चलते थे ना भाई, उनके पास एक सबसे ज़्यादा एक इंफॉर्मेशन चली जाती थी कि ये एक प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, ताकि हमारा जब एक न्यूक्लियर एक पावर एक मतलब के बन रहा था या जब हम टेस्ट वगैरह का एक सीन कर रहे थे, तब भाई एक कितनी एक एक्टिविटी इधर हुई थी। एक सर के बाल जो एक इधर मतलब के एक लैब में एक तैयार हो रहे थे वो इंडिया में चले जाते थे और पता चल जाता था कि ये एक मिशन एक चल रहा है। वो बस एक सीन नहीं हुआ और पाकिस्तान ने टेस्ट कर लिए थे। लेकिन अगर बात करें ना एक रा की और इंडिया की, तो वो भाई एक इतनी एक इंटेलिजेंस उनकी इधर एक पाकिस्तान में बैठी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ी सी एक चीज़ एक हाईलाइट होती है तो भाई इंफॉर्मेशन ज़्यादा उधर एक चली जाती है। बिल्कुल यार, एक देखा जाए ना पार्ट 1 से पार्ट 2 भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर आकर जैसे एक मूवी का क्लाइमेक्स होता है ना, वो वाला सीन था कि एक कैसे एजेंसीज आगे बढ़ पाई। क्योंकि पहले देखा जाए तो आईएसआई ना काफ़ी हैवी रही थी, क्योंकि उनके पीछे जो एक सपोर्ट थी ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, मतलब CIA की थी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी और ये आगे अपने जो मिशन है ना वो कामयाब कर पा रहे थे। और यही चीज़ है, मतलब जैसे हिट बैक किया है ना इंडिया ने आकर, एक रा ने यहाँ पर आकर हिट बैक किया, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब इन्होंने जितने भी मिशन एक लॉन्च किए थे उसका एक उल्टा जब एक मिशन इनको पड़े हैं ना, जैसे अब इन्होंने पंजाब कश्मीर में एक जो भी वहाँ पर ग्रुप बने हुए थे इर्द गिर्द, मतलब पूरा एक जो दायरे में फंसा लिया था ना इंडिया को, वो भाई अब अगर देखा जाए ना वही चीज़ें सेम अब इधर हो रही हैं। मतलब एक बलोचिस्तान वाली साइड पे कोई भी वो छोड़ते नहीं है भाई, BLA तब से है, तब से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। ये बाद में हम बोल देते हैं कि पता नहीं कौन सपोर्ट कर रहा होता है, भाई ये ग्रुप्स को जो सपोर्ट करने वाले होते हैं वो भाई पीछे बैठे होते हैं एजेंसीज। लेकिन सही है भाई, एक जो इन्होंने काम किए आज वही दिन है
कि इनको कोई भी नहीं पूछता और उधर हर एक का उधर ही झुका हुआ है इंडिया की तरफ ही, और इनकी तरफ कुछ भी नहीं है अब तो। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई अगर BLA की बात करें ना तो ओपनली जो है ना वो ये नहीं कहना चाहिए कि एक कौन सा कंट्री उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये एजेंसीज वर्क होते हैं और एक जो है ना वो एक रोले में रह के बात करनी चाहिए कि भाई वो एक वर्किंग कर रहे हैं। इस तरह आप ओपनली कहेंगे तो वो बहुत सारे आगे जाके मसले मसाइल भी क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी भाई एक काफ़ी एक जो है ना वो इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में, खासकर बांग्लादेश ने जो जो चीज़ें भाई एक सही है ना, खासकर स्टार्ट में जिस तरह मतलब उन्होंने इनको डांट डालने की कोशिश की जो है ना इधर वालों ने मतलब इंडिया को, और साथ ही एक अपना जो है ना वो एक बांग्लादेश साइड के ऊपर निकल गया। हालांकि कश्मीर अब भी वहाँ पे मौजूद है और पंजाब में भी कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं है। हालांकि कश्मीर ने जितने एक मुश्किल हालात देखे हैं ना वो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन आप देख लो कि वहाँ पे एक हर तरह का सुकून है। बाकी भाई इन्वॉल्वमेंट होती है, ये नहीं कहनी, और उसकी प्रैक्टिकली आप अगर देखें तो 2023 से 2024 2 साल में आप डाटा उठा के देख लें कि कितने लोगों की पाकिस्तान के अंदर असैसिनेशन हुई है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कितना मजबूत है और कौन किस हद तक अपने जो है ना वो टारगेट अचीव करता है। लेकिन ये कि वो कहते हैं ना कि भाई एक खामोश रह के काम करना जो है ना वो ऊंचा बोल के करने से कहीं गुना बेहतर है। लेकिन ये सेम टू सेम चीज़ें भाई आप उधर हमें देखने को मिली है। लेकिन एक टाइम था, या एक टाइम आप कह सकते हैं कि अब वो इस हद तक भाई एक निकल गए हैं कि वो CIA तक के जो मिशन है उनको एक उनका पता चल जाता है कि वो किस बेस के ऊपर कैसे कैसे वो चीज़ों को कर रहे हैं। और सेम टू सेम उनको भाई एक जो है ना वो वीडियो मैंने देखी है उनके ऊपर जो रा और CIA की बनी है ना, उसमें भी काफ़ी उन्होंने एक अच्छी लेकिन भाई अच्छी वीडियो थी। नहीं आप देखो ना, एक दुनिया की आप जो भी एक खुफिया एजेंसी एक उठा कर देख लें, उनका एक जो वर्किंग होती है ना, सबसे पहला पॉइंट होता है कि वो जासूस छोड़ते हैं एक उस कंट्री में, उस एक एजेंसी में जो एक इंफॉर्मेशन देते हैं। एक डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं होती, और भाई इनके बहुत स्यापे होते हैं, बहुत कोड होते हैं, इन चीज़ में ना ही बंदा पड़े तो अच्छा है। काफ़ी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।